हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। ये उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। Hold up. अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था, हमने भी किया था, तो क्यों नहीं हो पाया? और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए थे, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। ये आपकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। तो यहाँ एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट था। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा है। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुति। तो हमने यह प्रेरणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। और आपने देखा कि पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों में, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, अब वो दिन चले गए। तब जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ कहावत होती है, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे। तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया। ये 8 वर्ष, 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए, एक दौर था 1990 में, उस समय बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे, और हमारी सरकार ने हटा लिया था। और एक ये दौर था जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज़्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। ये उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो
तो इस पे सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के दो छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, जैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था, वहाँ पे क्यों ना ड्रेजिंग करके, उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने, किसी ने सोची हो, हम सोलर एनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम 300 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2047 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से पावर ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में, दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, यानी सोलर पावर के वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित होंगे। ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी।